यदि ओबीसी समाज के लिए आपको कोई 3 बड़े फैसले लेने का कहा जाए, तो आप ऐसे क्या 3 बड़े फैसले ओबीसी समाज के लिए लेंगी? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि समाज चाहे ओबीसी का हो, जनरल का हो, एससी, एसटी का हो, सभी समाज के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रोथ सभी समाज की प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ओबीसी समाज बहुत लंबे समय से आज़ादी के बाद की मैं बात करूँ, तो भी उपेक्षित रहा है। अब बच्चियों के लिए क्या स्पेशली संदेश देना चाहेंगी? बच्चों के लिए मुझे ऐसा अब भी हाल-फिलहाल जो सोशल मीडिया का टाइम है, उसमें मुझे लगता है कि रील बनाने का जो ट्रेंड चला है, जो बच्चियाँ छोटी हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, वो पढ़ाई से डाइवर्ट होके इस फ़ील्ड में आ रही हैं। और जो महिलाएँ, बच्चों के साथ-साथ मैं महिलाओं को भी कहूँगी, जो घरेलू महिलाएँ हैं, वो इस फ़ील्ड में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति है, वो इफ़ेक्ट हो रही है और बच्चों का करियर इफ़ेक्ट हो रहा है और उनकी एजुकेशन इफ़ेक्ट हो रही है। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को स्पेशली बचना चाहिए। जेवीपी मीडिया की इंटरव्यू पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे साथ है अंकलेश जी जाखड़, जो कि कांग्रेस की महिला नेता है। मैम, जैसे कि बहुत सारे राजनीतिक दल वर्तमान में हमारे भारत में एग्जिस्ट करते हैं, परंतु हम ये भी देख रहे हैं कि 2014 से भाजपा केंद्र में सत्ता में है, फिर भी आपने कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय क्यों लिया? कांग्रेस जॉइन करने के पीछे 2-3 इम्पोर्टेंट कारण थे। जो मुझे लगता है उसमें से एक जो मेन कारण है वो है गांधी जी में, नेहरू जी में मेरी आस्था, उनकी जो विचारधारा है उसमें मैं कहीं न कहीं खुद को कनेक्ट करते हुए पाती हूँ। और दूसरा जो उसका इम्पोर्टेंट कारण है, 2014 के बाद मुझे ऐसा लगता है जहाँ लोग एक मोदी जी की जो फ्लो था उसके साथ बह रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। तो उस वक़्त हमें सोच समझ कर कोई भी निर्णय हम ले रहे थे, राजनीतिक तौर पे ले रहे थे, भले ही सामाजिक तौर पे ले रहे थे, किसी भी तौर पे ले रहे थे, वो व्यक्तिगत जो हमारे निर्णय थे, वो मुझे लगता है इस तरह के होने चाहिए थे जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सको सामाजिक व्यवस्था को और राजनीतिक व्यवस्था को, जिसका कहीं न कहीं से ह्रास होता मुझे दिख रहा था व्यक्तिगत तौर पे। तो मुझे लगा कांग्रेस के साथ जाना विचारधारा के तौर पे भी, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया मैं गांधी को कनेक्ट करती हूँ, और दूसरा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भी मुझे कांग्रेस चूज़ करना ज़्यादा बेटर लगा। मैम, महिला कांग्रेस की पहली प्राथमिकता क्या है? आपकी पार्टी की महिलाओं से रिगार्डिंग पहली प्राथमिकता क्या रहती है? जैसे कि कांग्रेस का एक विचार रहा है महिलाओं को लेके, महिलाएं हमेशा कांग्रेस में अग्रणी रही हैं। मैं बात करूं आज़ादी के पहले की, तो संगठन के तौर पे कांग्रेस ने 3 महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। आज़ादी से पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं को लेके कांग्रेस उसके उनके अधिकारों को लेके, उनके प्रतिनिधित्व को लेके बहुत जागरूक रही है। और यही जो विचार है, जो कांग्रेस का विचार है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी वही विचार है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े हर क्षेत्र में। जैसा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन जब तक उनको पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक वो बाकी जो फील्ड है उनमें अपना 100% नहीं दे पाएंगी। इसलिए यही विचार है कि महिलाएं आगे बढ़े, उनको प्रतिनिधित्व है। मैम, महिला आरक्षण बिल के बारे में आपकी क्या राय है? जैसा कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के पक्ष में नहीं है, तो आपका क्या विचार है महिला आरक्षण बिल के बारे में? महिला आरक्षण बिल के बारे में मेरा और मेरी पार्टी का क्लियर कट विचार ये है, सोच ये है कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए। 2023 में जब महिला विधेयक बिल जो पास हुआ था, तब भी हमारी पार्टी ये कह रही थी कि इसको लागू करो, तुरंत लागू करो, लेकिन इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं लागू किया। जी जी। इन लोगों ने उस टाइम परिसीमन जो डिलिमिटेशन है वो कंडीशन महिला विधेयक के साथ लगा दी, और आनन फानन में भी 2026 में बिल को नोटिफाई करवाया, कानून बनाया। अब भी हमारी मांग ये है कि 500 जो 43 सीटें उस पर लागू किया जाए। ये 850 करने के बाद उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो अभी है उसी में प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए, देना चाहिए उसमें। तो भाजपा जो भी कह रही है, जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि अभी कांग्रेस विरोध कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हम खुद चाह रहे हैं कि बिल लागू किया जाए, महिला विधेयक लागू किया जाए और अभी लागू किया जाए, लेकिन 543 सीटों पे। मैम, क्या आपकी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करा है? नहीं, हमने बार बार महिला आरक्षण बिल लागू करने के पक्ष में आंदोलन तक किए हैं। जी जी। बार किए हैं, एक बार नहीं। और हमारे सीनियर लीडरशिप से लेके हम जैसे लोग और कार्यकर्ता बार बार ये कहते रहे हैं कि आप लागू कीजिए, तुरंत लागू कीजिए। लेकिन ये जो भ्रम जाल इन्होंने फैलाया, भ्रमित करने वाली स्थिति फैलाई, इनको लागू करना नहीं है, लागू नहीं करना है। इसीलिए तो 2023 में जब ये पास हो गया था सर्वसम्मति से, उसके बाद इन्होंने डिलिमिटेशन की जो कंडीशन है वो लगा के इसको छोड़ दिया। क्यों पेंडिंग करा? आपको लागू करना चाहिए था। आज भी हम तो कह रहे हैं लागू कीजिए। मैम, वर्तमान में कांग्रेस में आपके पास में क्या दायित्व है?
मैं महिला राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ, साथ ही साथ ओबीसी विभाग में भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वर्तमान में। और मैं खुद को कांग्रेस की कार्यकर्ता कहलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय किसी पदाधिकारी के, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी मेरी जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मुझे महिला कांग्रेस में एंड ओबीसी में कांग्रेस ने दी हुई। मैम, ओबीसी आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? जैसा कि हम सबको पता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार जो एक देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन 50% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसके अधिकारों की बात करते रहे हैं। और ओबीसी आरक्षण, जब आरक्षण को लेके पहले ये था कि 50% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के थ्रू ये तो वो लिमिटेशन तो ख़त्म ही हो गई। तो अभी राहुल गांधी जी का जैसे स्टैंड है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो हम सब लोगों का वही स्टैंड है। और मैं तो कह रही हूँ केवल कांग्रेस का ही नहीं बल्कि भाजपा का भी यही होना चाहिए। क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा? आप प्रॉपर जनगणना करवाइए और उसके बाद प्रॉपर हर जाति को प्रतिनिधित्व दे दीजिए। यदि ओबीसी समाज के लिए आपको कोई 3 बड़े फैसले लेने का कहा जाए तो आप ऐसे क्या 3 बड़े फैसले ओबीसी समाज के लिए लेंगी? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि समाज चाहे ओबीसी का हो, जनरल का हो, एससी एसटी का हो, सभी समाज के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रोथ सभी समाज की प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ओबीसी समाज बहुत लंबे समय से, आज़ादी के बाद की मैं बात करूं तो भी उपेक्षित रहा है। अब कारण इसके भले ही कुछ भी रहे हो, लेकिन उपेक्षित रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉपर शिक्षा, रोजगार और भागीदारी, आत्मनिर्भरता, ये कुछ एक फील्ड हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ओबीसी समाज के लिए काम करना चाहिए। और मैं इसमें यदि मूल जो बात है उस पर फोकस करूँ तो एजुकेशन जो है उसको अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन ओबीसी समाज के बच्चों हैं उनके लिए सरकार को भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। और बच्चों को खुद को भी ऐसी शिक्षा जो है वो सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, व्यवहारिक भी होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि ओबीसी समाज इन सब पहलुओं पे काम करे और मेरी भी यही प्राथमिकता है। मैम, आप वर्तमान में युवतियों को राजनीति में आने के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? क्या युवतियों को राजनीति में आना चाहिए? और युवाओं के लिए आप बेसिकली क्या संदेश देना चाहेगी? युवाओं के लिए मैं पहले आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जो यूथ है हमारा, वो बहुत फील्ड ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ एक फील्ड ऐसे हैं जहाँ वो वैश्विक तौर पे पिछड़ रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जितना वर्ल्ड वाइड बाकी जो कंट्री हैं उनके यूथ कर रहे हैं। कारण शायद इसका ये भी है कि हमारा देश है वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं है, अग्रसर नहीं है जितने बाहर के हैं। और दूसरा जो हमारा यूथ है उसको लेके एक मेरा कंसर्न ये भी रहता है कि जो नशे की लत है, जैसे ये पंजाब से शुरू हुआ था, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो पंजाब है, हर क्षेत्र हिंदुस्तान का आज पंजाब बनता हुआ जा रहा है। तो युवाओं को मेरा यही रहेगा कि नशे से दूर रहें, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, ईमानदारी रखिए, खुद से ऑनेस्टी रखिए, मेहनत करिए। युवाओं के लिए तो बेसिकली इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं कह सकती हूँ। और महिलाओं की मैं बात करूँ, युवतियों की मैं बात करूँ तो युवतियों के लिए माना बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, कार्य क्षेत्र पे भी होते हैं, घरेलू स्टैंडर्ड पे हम बात करें तब भी होते हैं। बट जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनको राजनीति में चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन वो करें नहीं करें, बट राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनको डिस्कशन करना चाहिए। उन पे उनकी जो एक वाइड स्केल पे उनको सोच जो है एक ब्रॉड मेंटेलिटी के साथ उन पर अपना पक्ष रखना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कह रही कि कांग्रेस को ध्यान में रखते हुए उस पर पक्ष रखो, नहीं। आप किसी भी पार्टी से परे, किसी भी संगठन से परे, यूथ जो है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसमें जब मैं बात करूँ स्पेशली युवतियों की, तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो समाज को भी प्रभावित करती है। तो युवतियों के लिए यही है कि अपनी जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तलाश कीजिए, उनको तलाश कीजिए, तलाश करने के बाद उनको तराशिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना जो मेंटलिटी है उसको ब्रॉड कीजिए, ताकि आपके लिए जो दरवाजे खुले हुए हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, आप उनको क्रेडिट कर पाएँ और नए नए अवसर जनरेट भी कर पाएँ। क्योंकि जितनी आपकी सोच वाइड होगी ना, उतना ही आपके लिए, चाहे सरकारें हों, चाहे सामाजिक संगठन हो, वो आपके लिए काम करेंगे। और जितना वो आपके लिए काम करेंगे उतना ही आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। तो अच्छी सोच रखो और ब्रॉड मेंटलिटी के साथ अपना जो भी कर रहे हो।
मैम, जैसे कि देख रहे हैं वर्तमान समय में आपकी सरकार पेपर लीक के मुद्दे को बहुत बड़े रूप से मतलब आंदोलन भी कर रही है और उसे रोकने का प्रयास भी कर रही है। परंतु देखा जाए तो कांग्रेस सरकार में भी बहुत पेपर लीक हुए हैं। तो क्या इसको एक पार्टी से जोड़ना कि भाजपा सरकार ही मतलब पेपर लीक कर रही है, ये सही है या गलत? पहले मैं ये बता दूं, कांग्रेस में भी पेपर लीक हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जो पेपर लीक हुए हैं उसके बाद कितने कठोर नियम बने ये भी आपको पता है, और उन नियमों पर काम भी किया गया, उनके तहत सजा भी मिली है। लेकिन अभी 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। अभी हम नीट की बात करें, इसमें से 22 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। और क्या क्या मांग है हमारी? यही तो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दे दीजिए। मुझे ये भी नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा देने से ये सिस्टम जो है वो सुधर जाएगा। लेकिन मॉरल ग्राउंड पे भी एक आदमी इस्तीफ़ा देता है, शिक्षा मंत्री जब देंगे तो कहीं ना कहीं असर तो होता है ना। आपकी जो नैतिक दायित्व है आपको वो तो निभाना चाहिए ना। तो ये हम, और जब राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जब पेपर लीक को लेके बात कर रहे हैं, जैसे कोटा में उनका हुआ था, स्टूडेंट्स के साथ संवाद हुआ था, तो जैसे राहुल गांधी जी के जो संवाद हुए हैं उसमें भी हम क्लियर कट हम देख रहे हैं वो किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ना कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं ना भाजपा का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत पेपर लीक हो रहे हैं, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम हमारा इस तरह से डेवलप हो गया है जिसमें हम स्टूडेंट से, उनके परिवार से वसूली कर रहे हैं एक तरीके से, उनको हम आउटपुट कुछ नहीं दे रहे हैं। तो वो इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। पेपर लीक तो है ही है, मेन मुद्दा है, नहीं होने चाहिए। 90 पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं है, 90 से भी ज़्यादा ही हुए। और बच्चों की सुसाइड करना तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा डिजास्टर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो भाजपा को दोष देना नहीं है, ये जो व्यवस्था है और इस व्यवस्था को भाजपा संरक्षण दे रही है। तो वो जो संरक्षण है हम चाह रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। और हम जब तक करते रहेंगे जब तक इसके प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल जाते। मैम, अभी जैसे पेपर लीक मुद्दे को लेकर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है और कल देखा कि सोनम वांगचुक को वहाँ से पुलिस बल के द्वारा हटा लिया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो कांग्रेस एक तरफ तो पेपर लीक मुद्दे के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर बातचीत कर रही है, परंतु मैंने देखा कि कल से उस मुद्दे पर कांग्रेस कोई बातचीत पब्लिकली रूप से नहीं कर रही है, या फिर कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों के मुद्दे तो सेम ही है, पेपर लीक। तो कांग्रेस उस पर अपना जो बढ़ चढ़कर एक अच्छा विपक्ष होने के नाते कार्य क्यों नहीं कर रही है? जैसा कि सोनम वांगचुक की हम बात करें उससे पहले हम उनके फादर की बात करें। उनके फादर ने अनशन किया था, और आपको याद हो तो एक लंबे वक्त के बाद बातचीत का जो दौर है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम में, इंदिरा गांधी जी ने उनके फादर को खुद जूस पिला के वो अनशन तुड़वाया था और बात करी थी। उनकी जो मुद्दे पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन जिस मुद्दे पे किया था उसके सोल्यूशन उन्होंने निकाले थे। अब भाजपा ने कल जिस तरीके से वांगचुक साहब को, वो लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, अनशन करने का अधिकार सबको है, जिस तरीके से वो एक सफ़ेद चादर में ज़बरदस्ती उनको उठा के लेके गए, क्या वो तरीका ठीक है? पहले तो जब अनशन की बात हो रही है, प्रोटेस्ट की बात हो रही है, सोनम वांगचुक जी की बात हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भाजपा मोनोपोली कर रही है, जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से हर आंदोलन को, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रोड पे निकला हुआ यूथ का आंदोलन हो, कुचलने की कोशिश कर रही है, तो ये गलत है। और दूसरी बात आपने पूछी कि कांग्रेस इस मुद्दे पे भाई आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रही है, तो सोनम वांगचुक जी के फेवर में क्यों नहीं आई, या कॉकरोच जनता पार्टी के फेवर में क्यों नहीं आई? इसके दो पहलू हैं कि कांग्रेस वांगचुक जी के फेवर में नहीं आई ये कहना तो गलत है। वो कल पवन खेड़ा जी गए थे, उनसे बात की थी, बाकी लोगों ने भी चाहे ट्विटर के माध्यम से हो चाहे मौखिक हो, सब ने अपने जो बात है सोनम वांगचुक जी के पक्ष में रखी है। और रही कॉकरोच जनता पार्टी की फेवर की, तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, मैं ये नहीं कह रही कि ये कांग्रेस का मानना है, मैं मेरा बता रही हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका जो स्टैंड है पेपर लीक मामले पे, तो ठीक है वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन वो उसको एक पार्टी नहीं कह सकते, एक संगठन नहीं कह सकते, उसका विजन क्लियर नहीं है। और जिसका विजन क्लियर नहीं है अभी, तो उसके साथ किसी भी पार्टी का, जो राष्ट्रीय पार्टी है, बिना सोचे समझे खड़े हो जाना, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं आपके। तो हो सकता है वही चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ वही चीज़ें हकीकत में काम कर रही हूँ, इस वजह से ऐसा नहीं हो। लेकिन हाँ, स्टूडेंट पे जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, उस पर कांग्रेस का ऐसा कोई लीडर नहीं है जिन्होंने उनको फेवर नहीं किया हो, क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं।
तो ऐसा है नहीं। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अंत में आप बच्चियों के लिए क्या स्पेशली संदेश देना चाहेंगी? बच्चियों के लिए मुझे ऐसा, अब भी हाल फिलहाल जो सोशल मीडिया का टाइम है उसमें मुझे लगता है कि रील बनाने का जो ट्रेंड चला है, ठीक है, आपके पास कोई मुद्दा है, आप उस पे अपनी बात रखिए, रील के माध्यम से रखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए, कैसे भी रखिए। लेकिन जो बच्चियाँ छोटी हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं, वो पढ़ाई से डाइवर्ट होके इस फील्ड में आ रही हैं। और जो महिलाएँ, बच्चों के साथ-साथ मैं महिलाओं को भी कहूँगी, जो घरेलू महिलाएँ हैं, वो इस फील्ड में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति है, वो इफ़ेक्ट हो रही है और बच्चियों का करियर इफ़ेक्ट हो रहा है और उनकी एजुकेशन इफ़ेक्ट हो रही है। तो ऐसी चीज़ों से बच्चियों को स्पेशली बचना चाहिए और अधिक से अधिक अपना फ़ोकस जो है एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, वही मैं बार-बार दोहराती हूँ कि बच्चियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बच्ची पढ़ती है तो 2 घर शिक्षित होते हैं, तो वहाँ उनको ध्यान देना चाहिए। आज हमने अंकलेश जी से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात की। अगले पार्ट में हम मिलते हैं अंकलेश जी के साथ एक नई वैचारिक ऊर्जा और नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका।